हेलो स्टूडेंट, मैं शिक्षक कमलेश कुमार सिंह फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाज़ार गोरखपुर। बेटा, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कृतिका का थर्ड चैप्टर जो है साना साना हाथ जोड़ के आगे का भाग जो है पढ़ेंगे, आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने इनके बारे में जाना और इनकी यात्रा जो है वह सिक्किम की राजधानी गंगटोक की है। तो पीछे के वीडियो में हम लोगों ने उनकी इस यात्रा के बारे में कि कहाँ तक उन्होंने यात्रा की ये पढ़े हैं। आगे आइए देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि चित्र लिखित सी माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। यानी लेखिका जो है वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उन पहाड़ों की वादियों में, तो माया और छाया यानी पल पल जो है वहाँ का दृश्य बदल रहा था। अलग अलग प्रकृति के नज़ारे उसको दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने जिसको माया और छाया कहा है, कह रहे कि माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। यानी जैसे प्रकृति सयानी बनाने पर, सयानी का अर्थ देखिए समझदार है। सयानी बनाने पर यानी समझदार और चतुर बनाने पर तुली हुई थी और रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। यानी अपनी अलग अलग दृश्य उस लेखिका को दिखा रही थी। प्रकृति जो है धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छंटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। यानी जब जीप रुकी उनकी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गईं, जो धुंध की चादर थी यानी पहाड़ों पे ऊपर जो है धुंध रहती है कोहरे और बादलों की ज़्यादा ऊंचाई पर, तो वो धीरे धीरे छटती जा रही थी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। यानी थोड़ी देर बाद ही वो जो छाया पहाड़ दिख रहे थे वह अब उसके सामने थे। यानी वह वहाँ तक पहुँच चुकी थी जो पहाड़ उससे दूर तक दिखाई दे रहे थे दूर से। जीप थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकवा दी गई। यानी लेखिका ने अपनी जीप वहाँ पर रोक दी। मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। और लेखिका ने जब इधर उधर गर्दन घुमा के चारों तरफ का वहाँ का नज़ारा देखा तो चारों तरफ जो है स्वर्ग जो है वह दिखाई दे रहा था। स्वर्ग ही स्वर्ग दिखाई दे रहा था। कह रहे कि जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। नज़रों के छोर तक यानी उनकी नज़र से जहाँ तक दिखाई दे रहा था, यानी जहाँ तक उनकी दृष्टि पहुँच रही थी वहाँ तक खूबसूरत ही खूबसूरत नज़ारे उनको दिखाई दे रहे थे। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे
वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, यानी हर तरफ जो है हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी। पर्वत, झरने, झरना यानी जो ऊंचे पर्वतों से, पहाड़ों से जब जल नीचे गिरता है तो उसी को जलप्रपात या झरना कहते हैं। पीछे भी जलप्रपात का जिक्र हुआ है इसमें। तो झरने और फूलों और वहाँ पे खिले तरह तरह के फूल, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे दिखाई दे रहे थे। और वहीं पर कहीं पर लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम यानी धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवेत चैरवेत यानी यानी चारों तरफ जो है प्रवाह में बहते हुए। देखिए चैरवेत, चैरवेत का अर्थ है कि चलते रहो चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, यानी सतत इस प्रवाह में प्रकृति के इस विराट को देखकर लेखिका जो है वो क्या कह रही है कि तिनके सा बहता हुआ हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, यानी लेखिका को पहली बार इसका आभास हुआ, ज्ञान हुआ कि जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य जो है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। कह रहे कि पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान जो सौंदर्य है, प्रकृति का संपूर्णता है उन क्षणों में। और मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था लेखिका का कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी, भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। का मतलब है कि उसके भीतर और बाहर कुछ दूसरा नहीं था। जो भी था सब वह प्रकृतिमय हो चुका था। वह सिर्फ प्रकृति की सुंदरता ही दिख रही थी भीतर बाहर हर तरफ। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना, देखिए यहाँ पर जिक्र हो रहा प्रार्थना का। तो सुबह सीखी प्रार्थना यानी एक सवेरे जो है सुबह सुबह उसने नेपाली युवती से जो प्रार्थना सीखी थी कि साना साना हाथ जोड़, यानी हमारा सारा जीवन जो है अच्छाइयों को समर्पित हो। तो वही प्रार्थना फिर होठों को उसके छूने लगी, यानी फिर वह गुनगुनाने लगी कि तभी अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। अति इंद्रिय यानी इंद्रियों से जो परे हो वह संसार जो है खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया, यानी उसके अंदर जो भाव हिलकोरे ले रहे थे, जो भाव तैर रहे थे उसके हृदय में, अब वह जो है सूखी टहनी सा, जैसे पेड़ की सूखी टहनी टूटकर नीचे गिर जाती है, वैसे खंड खंड हो गया, टूट गया।
दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी। अब क्यों ब्रेक लगी? जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। और यह सारा कैसा लग रहा है? वो कह रही है कि जब ब्रेक लगी तो कैसा लग रहा है? जैसे समाधिस्थ भाव में, यानी समाधि की भावना में बैठी हुई या नृत्य करती हुई किसी आत्मलीन, आत्मा में लीन नृत्यांगना यानी नृत्य करने वाली के नुपुर अचानक टूट गए, यानी उसके पैरों के जो घुंघरू होते हैं नुपुर, वह अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गूंथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थीं। यानी नुपुर अचानक टूट गई। नुपुर अचानक टूट गई यानी ये वो कल्पना कर रही थी जब वो खोई हुई थी प्रकृति के सौंदर्य में, और उसी दौरान अचानक से जब ब्रेक लगी, उनके पांव अचानक से रुके तो ऐसा लगा जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्यांगना नृत्य कर रही थी और अचानक उसके पैरों की घुंघरू टूट गए हों। और उसने क्या देखा? क्या देख करके ऐसा हुआ? उसने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। यानी वो खूबसूरत युवतियाँ जो हैं वह पत्थर तोड़ रही थीं। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जो है जमीन पर मार रही थी। यानी वह मेहनत कर रही थी। यानी देखिए यह दृश्य देख करके उनको यह पीड़ा हुई। अचानक से उनको सहसा यह आभास हुआ कि यहाँ पर गरीबी भी है। ये सुंदर सुंदर औरतें जो हैं हाथों में कुदाल और हथौड़े ले करके यह पत्थर तोड़ रही हैं और पीठ पर अपने बच्चे को ले करके इस कुदाल से जो है इस जमीन को जो है चीर रही हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूल, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियाँ चौड़ा बना रही हैं। यानी उस रोड कर्मचारी ने उन्हें अवगत कराया कि ये जो आप इस रास्ते पर जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उस पहाड़ी से आप सामना करने जा रही हैं, और जिस रास्ते पर जा रही हैं उस रास्ते को चौड़ा कर रही हैं। ये पहाड़ी ने उसको और चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मड़ोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है,
जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। यानी पहाड़ों पे गहरी गहरी खाइयाँ भी होती हैं कि ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो वह तुरंत जो है पाताल ही जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दिस रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। यानी ये जो अंग्रेजी के शब्द लिखे हुए हैं, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, यानी आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, यही अर्थ है इसका। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ में पड़े ठाटे। हाथ में पड़े ठाटे यानी जो महिलाएं पत्थर तोड़ रही थीं, जो पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही थीं, उनके हाथों में पड़े जो गट्ठे जो है गठारियाँ यानी निशान पड़ गए थे, उसी को जो है छालों को यहाँ ठाटे कहा जा रहा है। हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। यानी यह सारा दृश्य देख करके लेखिका जो है पहाड़ और मैदानी भागों की जीवन में तुलना कर रही थी, सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रही थी कि हर तरफ यही हाल है कि सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू, अभाव यानी कमियां, यातना यानी कष्ट, वंचना व्यक्त करना, ये सारा जो है एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं। पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये जितेन जो उनका गाइड है, ड्राइवर भी है और ड्राइवर कम उनका गाइड ज़्यादा है, तो वो उनको कहने लगा कि आप जो है इसमें गमगीन न हों और आप यहाँ पर पैसा दे कर के जो है पहाड़ों की सुंदरता देखने के लिए आई हैं, न कि इन लोगों को, ये तो जनता है, इनको कहीं भी देखा जा सकता है। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, कह रहा है कि वेस्ट एट रिपेइंग यानी ज़्यादा काम के बदले कम मजदूरी, इसको रिपेइंग कहते हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, यानी ज़्यादा दे करके कम लेना, इसको रिपेइंग कहते हैं। तो अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिला कर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था।